आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बस एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डर्टी पिक्चर है, डर्टी पिक्चर। जिस तरह से छात्राओं की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की गई, यह मामला जितना बड़ा बनता जा रहा है उसके बाद एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि सरकार, पुलिस और यूनिवर्सिटी ये तीनों मिलकर राज्य में बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और जो स्थिति अब सामने दिख रही है उसमें स्पष्ट है कि पुलिस और सरकार मिलकर यूनिवर्सिटी के कारस्तानियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। ये पर्दा क्यों डाला जा रहा है? बच्चों की इज्जत के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे हो रहा है हिंदुस्तान में, और इसे कैसे सरकार के द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह सिर्फ सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है तो सवाल यह उठता है कि सरकार की इज्जत बढ़ी या देश की बच्चियों की इज्जत बढ़ी? एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन जिस जांच को आगे बढ़ाने से पहले ही उसके मूल आधार को भ्रष्ट कर दिया जाए, उस जांच पर भरोसा कौन कर सकता है? यूनिवर्सिटी पर लीपापोती के आरोप लगातार लगते रहे, डे 1 से लगते रहे, और भारत 24 इस बारे में अपनी आवाज मुखर तरीके से सामने रखा है कि इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका है। यूनिवर्सिटी की भूमिका को लेकर तमाम छात्राओं और उनके अभिभावकों ने भी सवाल खड़े किए, जिनको हमने मुखर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। पंजाब पुलिस की भूमिका तो शक के दायरे में इतने बड़े पैमाने पर है कि ऐसा लगता है जैसे कि पंजाब की पुलिस आम आदमी के लिए, इंसाफ के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि सरकार की साख बचाने के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप, एक लठैत ग्रुप की तरह काम कर रही। ये तीखे शब्दों का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है वो इस पूरे मामले के वो घिनौने पहलू आपके सामने लाकर रखता है, जिसकी वजह से यह कहना पड़ता है कि यह पंजाब का डर्टी पिक्चर है। अब आपको इसके कुछ किरदारों के नाम बताते हैं। मोहित नाम का वो व्यक्ति है, चौथा आरोपी, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में सबसे पहले भारत 24 ने जानकारी दी थी। आरोपी छात्राओं के मोबाइल फोन पर, इस व्यक्ति के मोबाइल फोन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि छात्राओं के 12 वीडियोस हैं, 12 एमएमएस वीडियोस इस व्यक्ति के पास है। 3 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में रखा है 7 दिनों के लिए। एमएमएस कांड के लीक होने के बाद जो तार निकल कर आ रहे हैं वो कनाडा तक जुड़ते चले जा रहे हैं, चंडीगढ़ से लेकर कनाडा तक। जरा सोचिए, आरोपियों की रिहाई के लिए छात्राओं को विदेश से फोन कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि हम आपको देख लेंगे, समझ जाइए, पीछे हट जाइए। कौन है वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर हिंदुस्तान के चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड पर बच्चियों को धमका रहे हैं? यह बात गौर करने वाली है। पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड के लीक होने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्राओं के मोबाइल फोन से 12 नए वीडियो रिकवर किए हैं। आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने मोबाइल फोन के बाद लड़कियों का लैपटॉप भी कब्जे में लिया है, उस छात्रा का, खास करके जिसके ऊपर यह आरोप लगा है, जिसने ये एमएमएस बनाए। पुलिस के मुताबिक जो सभी 12 एमएमएस रिकवर किए गए हैं वो आपत्तिजनक वीडियो हैं, उसी छात्रा के पास से मिले हैं जिसको इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस 12 वीडियो को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और फिर पूरी कहानी सामने आएगी जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो आपके सामने रखते हैं। कहानी ये बन रही है कि जिस छात्रा का नाम हम आपको नहीं बता रहे, जिसने ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है सनी मेहता। सनी मेहता ने उस छात्रा को मजबूर किया कि वो तमाम अन्य छात्राओं के आपत्तिजनक एमएमएस वीडियोस बनाए। सनी मेहता ने पंकज के साथ ये तमाम वीडियोस शेयर किए। फिर दोनों ने अपने अपने दिमाग से ब्लैकमेलिंग का आइडिया निकाला, क्योंकि इस छात्रा का भी एमएमएस सनी के पास था। और ये जो एमएमएस है, जिस छात्रा का, जिसने तमाम लड़कियों के एमएमएस बनाए हैं, उसको लेकर सनी उस छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। वीडियो के नाम पर सनी और रंकज, ये दोनों ने आरोपी छात्रा से दबाव बनाकर दूसरी छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने का काम शुरू करवाया और ब्लैकमेल करते रहे। धमकी दी कि अगर छात्रा ने ऐसा नहीं किया तो उसका जो आपत्तिजनक एमएमएस इन दोनों के पास था उसे ये लोग वायरल कर देंगे। इस धमकी के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में
छात्राओं के एमएमएस की शूट की शुरुआत होती है। जी हां, यहां से यह पूरी कहानी शुरू होती है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मोबाइल पर वीडियो मंगवाने के बाद रंकज और सनी दूसरे गैजेट्स में उसको सेव करते थे, उस मोबाइल फोन पे सेव नहीं करते थे, और फिर मोबाइल फोन से उसको डिलीट कर दिया करते थे ताकि कोई ट्रेस ना मिल सके। इस सब खुलासे के बाद दूसरे गैजेट की तलाश की कोशिश हुई और पुलिस को शिमला पहुंचना पड़ा, जहां सनी और रंकज के घर पर छापे मारे गए। दोनों आरोपियों के घर की तलाशी ली गई। हालांकि आरोपी छात्रा की ब्लैकमेलिंग वाली थ्योरी पुलिस पूरी तरीके से उसको मान नहीं रही है। पुलिस को उस पर शक है। उस आरोपी छात्रा के भी एमएमएस या पॉर्न नेटवर्क में हिस्सा होने का शक बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, उन दो लोगों के मोबाइल फोन्स और अन्य गैजेट से 12 ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें आपत्तिजनक शूट लड़कियों का किया गया है, छात्राओं का किया गया है। इस पूरे मामले में 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए थे। आज चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। 3 में से जो प्रमुख आरोपी है वो आरोपी छात्रा है, उसके बाद उसका कथित बॉयफ्रेंड है सनी मेहता, और तीसरा व्यक्ति है रंकज वर्मा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज एक और गिरफ्तारी हुई है, चौथी गिरफ्तारी, जिसका नाम मोहित बताया जा रहा है। तो ये चौथी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसका नाम मोहित है। मोहित पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मेस में काम करता था। अब आ गया यूनिवर्सिटी का तार भी यहां पर। कैसे यूनिवर्सिटी के तार इस पूरे मामले से जुड़ते हैं? मोहित के फोन में पुलिस को कई तरह के वीडियो मिले और ये जो वीडियो मिले हैं ये बहुत आपत्तिजनक वीडियो है। हमारे संवाददाता रवि यादव ने इस पूरे मामले की जांच जो चल रही है उसके लिए मौके पर क्या क्या पाया, पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में ये पीछे देख रहे हैं आप, सदर पुलिस स्टेशन खरक है जिसमें जांच जारी है। और आपने देखा होगा कल तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया और उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस पूछताछ में जो अहम खुलासा हुआ है वो आपको भारत 24 बता रहा है कि चौथे आरोपी को आज सुबह 6 बजे पंजाब के होशियारपुर से पकड़ लिया है। वो पुलिस गिरफ्त में है, यानी कि उसको हिरासत में लिया गया है। औपचारिक रूप से अभी उसकी गिरफ्तारी का खुलासा नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये आरोपी बेहद अहम कड़ी है इस केस में। जो पूछताछ में लड़की ने बताया, इसका नाम मोहित है और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेस का कर्मचारी है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी अपने आप को अभी तक बचाती रही है कि उसका कहीं रोल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और 20 से ज़्यादा वीडियो इसके मोबाइल पर मिले हैं। ये अभी ताज़ा जानकारी आ रही है और इस पूरे मामले पर जांच कर रही एसआईटी और उसकी महिला डीएसपी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि पूरी तरह से अभी पुलिस इसे गोपनीय रखे हुए हैं। अब इसकी गिरफ्तारी डालने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि ये खरक पुलिस इसे कब अदालत में पेश करती है और इसमें और कड़ी जोड़ने का क्या काम करती है। कैमरामैन विवेक के साथ रवि यादव, भारत 24, खरक। चंडीगढ़ एमएमएस कांड का जो आपराधिक पहलू है वो हमने आपके सामने रखा है। अब आ जाइए बात करते हैं सरकार की, अब बात करेंगे पुलिस की, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उससे कट्टर ईमानदार कहने वाले आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। निष्पक्षता के सारे दावे हवा होते दिखाई दे रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर कई तरह की कमियों को अब पाया जा रहा है। जब प्रदेश में छात्राओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल वो सुचिता का दावा कर रहे थे जो कि राज्य में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जिन घटनाओं से लड़कियों में दहशत आ रही थी, वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के भीतर क्या स्थिति थी यह हमने आपको कई मौकों पर दिखाया है। लेकिन भगवंत मान की सरकार और उनकी पुलिस हर तरीके से यूनिवर्सिटी की मदद करती हुई दिखाई दी, लीपापोती करती हुई दिखाई दी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी की करतूतों पर पर्दा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब सरकार से इस पूरे मामले को बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन जांच के नाम पर एक नहीं बल्कि 3-3 एसआईटी बना दी गई है। लेकिन हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड करने से ज्यादा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंशन है हॉस्टल वार्डन का। और इस पूरे मामले में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मेस में काम करने वाला एक व्यक्ति भी अब शामिल पाया जा रहा है। धीरे धीरे हॉस्टल में काम करने वाले अन्य लोगों के नाम भी सामने आएंगे। तो यूनिवर्सिटी क्यों जांच पर पर्दा डाल रही है, क्यों सरकार यूनिवर्सिटी की मदद कर रही है?
हम ये बात आपको क्यों कहने की लीपापोती हो रही है? यूनिवर्सिटी से लेकर सरकार तक ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी बड़ी खुलासे नहीं किए। 400 एकड़ में बना ये यूनिवर्सिटी देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी प्रावधानों में से एक माना जाता है। इसकी बिल्डिंग में डी ब्लॉक में यह वीडियो बनाया जाता है। इस डी ब्लॉक को सील कर दिया गया है। मीडिया को यहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। 7 लड़कियां हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले की शिकायत की। इन्हें हॉस्टल में बंधक बनाकर रखा गया, किसी से बात नहीं करने दिया गया, मोबाइल फोन छीन लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? जवाब दीजिए इसका। कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हॉस्टल के मैनेजर की ओर से पुलिस में शिकायत की गई, लड़कियों की तरफ से शिकायत नहीं की गई, करने नहीं दिया गया, ताकि इस पूरे मामले को यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से घुमाकर दर्ज करा सके। एफआईआर में किस तरीके से बातें रखी जाती हैं, यह तय करने का अधिकार यूनिवर्सिटी ने खुद लिया। छात्राओं को एफआईआर नहीं कराने दिया, जबकि यह मामला छात्राओं के साथ अश्लील वीडियो बनाने का था। मामले को दबाने के लिए बिना कारण के 6 दिनों के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है, ताकि ना प्राधिकरण पर और ना ही पूरे कैंपस में कोई बच्चा रहेगा, ना आवाज उठेगी और ना कोई बातचीत होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छोटे मोहरों पर कार्रवाई करने की कोशिश की है। हॉस्टल के 2 वार्डन हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करने का मतलब नौकरी से निकालना नहीं होता। उनके ऊपर जांच अभी तक बिठाई नहीं गई है। वो कभी किसी से बात नहीं कर सकते, वो गायब हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को यह हिदायत दी है कि आप ना तो मीडिया से बात करेंगे, ना आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ना आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड वो होंगे जो हम नहीं देखना चाहते। मीडिया पर हर तरह का अंकुश लगाया जा रहा है ताकि कैंपस के अंदर कोई भी व्यक्ति अंदर ना जा पाए। पुलिस ने भी यह मान लिया है कि अभी वहां पर किसी को नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन शुरू से ही सब कुछ दबाने के चक्कर में थी, और यही वजह है कि जो छात्रा है जिसे मुख्य आरोपी माना गया, जिसे सबसे पहले पकड़ा गया, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। हम आपको यह वीडियो दिखा चुके हैं कि उस छात्रा के साथ किस तरह से पूछताछ के वीडियो भी सर्कुलेट हुए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार किसके इशारे पर अश्लील वीडियो शूट किए जा रहे थे? आखिरकार सिर्फ एक लड़की पैसा कमाने के लिए यह सब कुछ कर रही थी? अगर ऐसा था तो उसके साथ पूरा नेटवर्क कैसे आ गया? उसके साथ 3 लोग और कैसे गिरफ्तार हो गए? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह एक पॉर्न नेटवर्क है, पॉर्न साइट्स का नेटवर्क है जो काम कर रहा है हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर? क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कुछ लोग उसमें जुड़े हुए हैं? या पॉर्न नेटवर्क से हॉस्टल के जो छात्र, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके जुड़ाव की बात अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। सब कुछ गायब है। जो छात्रा ये कर रही थी, क्या वो खुद ब्लैकमेलिंग की शिकार है जैसा वो क्लेम कर रही है? और अगर नहीं है तो क्या वो इस पूरे रैकेट में शामिल है? ये तमाम सवाल हैं जिसका फिलहाल कोई जवाब देने को न तो यूनिवर्सिटी तैयार है, न पुलिस जवाब दे रही है, और एसआईटी तो खैर अभी चुप बैठी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में मोबाइल के इस्तेमाल करके वीडियो की शूट की जाती है। लड़कियों के हॉस्टल के बाथरूम से वीडियो बनाकर बाहर भेजे जाते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। अब इसमें जो बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार छात्राओं को बंधक क्यों बनाया गया? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीडियो प्रकरण के विरोध करने वाले 17 छात्रों को रेस्टिगेट कर दिया है। छात्राओं का आरोप है कि यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस मामले में जानकारी देने वाली 17 छात्राएं हैं, और उन सभी 17 छात्राओं को अभी फिलहाल रेस्टिगेट कर दिया गया है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। वो कोई भी और जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, इसमें आगे बढ़ाइए जरा, कि परिजन को भी चुप रहने के लिए कहा गया है। छात्राओं को भी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। यहां तक कि यूनिवर्सिटी से भी उन्हें बाहर निकलने की धमकी दी गई है। क्या बाहर मत निकलिएगा? 7 ऐसी छात्राएं हैं जो कि आरोपी छात्रा को वीडियो बनाते हुए देख चुकी थी। वार्डन से उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन इन सभी 7 छात्राओं को पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया गया। यूनिवर्सिटी के दूसरी छात्राओं का कहना है कि देर रात यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्राओं को मैसेज भेजा कि अगर प्रदर्शन बंद नहीं किया तो मीडिया तो बाद में लाठीचार्ज करेगी, हम आपका इलाज पहले कर देंगे। इसकी वजह से सभी छात्र डर गए। किसने मैसेज किया, यह अपने आप में बड़ी बात है। अब जरा हॉस्टल की यह तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें लड़कियों ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए गए। तो पहले बॉयज हॉस्टल था,
बॉयज हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया, लेकिन जो जरूरी बदलाव किए जाने थे इसमें, खास करके वॉशरूम में, वो नहीं किए गए। ये तस्वीर देखिए, ये सभी तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं। इसमें जो आप देखिए, बाथरूम में दीवार ऊपर तक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीसीटीवी कैमरा ऊपर से लगाकर अंदर स्नान कर रही छात्राओं के फुटेज बना सकता है। ये वॉशरूम है, ये कवर्ड नहीं है, ऊपर से खाली है। ऐसा नहीं होता गर्ल्स हॉस्टल में, ये जानबूझकर किया गया है। आखिरकार इसको ऐसे क्यों रहने दिया गया? ये जो गैप दिख रहा है आपको छत और वॉशरूम की दीवार के बीच में, इसी गैप का इस्तेमाल करके आरोपी छात्रा ने एमएमएस सभी छात्राओं के बनाए हैं। अब जरा सोचिए, वहां जगह कितनी कम होगी। जाहिर सी बात है उसको किसी न किसी का सपोर्ट या समर्थन मिला होगा, अन्यथा वो छात्रा यहां पर बैठ के मोबाइल के जरिए शूट नहीं कर सकती थी। कौन से वो तंत्र था, कौन से वो लोग थे जो छात्रा को मदद कर रहे थे ताकि वो इस तरह के अरेंजमेंट वाले टॉयलेट में जाकर लोगों के एमएमएस बनाए? ये अपने आप में बहुत दीगर तस्वीर है, इसमें तो किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसी बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी की वार्डन छात्रा से जबरन हॉस्टल खाली कराने के लिए कह रही है। ये वीडियो है, हम आपको इसमें छात्राओं की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि जानबूझकर कहा जा रहा है छात्राओं को कि आप यूनिवर्सिटी खाली कीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं, इस ऑडियो से आप समझ जाएंगे कि वहां पे क्या चल रहा था। देखिए जरा। टिकट नहीं मिलेगी। आपको क्या लग रहा है कि 10 लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे, फिर उन्हीं चीजों पे खड़ा होंगे, हो जाएंगे हम लोग आकर के? ओवर हो गया अब हमारा। अपनी बात, गलती भी तो हमारी नहीं है इसमें। किसकी गलती है? हमने तो नहीं किया, हमने तो किसकी गलती है? मान ली आपकी गलती है, बिल्कुल नहीं है। जाइए बेटा आप लोग। मैम तो इस मानते हैं स्टूडेंट की गलती है उनसे, बट ये लोग छुपाने के बजाय, छुपाने की वजह से कॉलेज फंस रहा है, वरना तो कॉलेज की गलती नहीं है इसमें। ऐसे वर्ड मत दो जो आपकी गलत साबित होती है। इसका हम्बल रिक्वेस्ट, मत दीजिए गलत वर्ड। प्रॉब्लम वो नहीं है, गलत वर्ड मत दीजिए, ये आप जैसे लोगों की वजह से ये चीजें हो रही है। मत दीजिए गलत वर्ड। जिन चीजों को पता नहीं है मत बोलिए उन चीजों को लेकर। अगर पता है तो डायरेक्ट वहाँ पर सब कुछ होता है, वहाँ बैठिए और वहाँ बोलिए। आपको हमने पूरी छूट दे रखी है। पता है हमें, पता है हमें। ये वीडियो हम आपको अभी एक बार फिर से दिखा रहे हैं, वीडियो को जरा देखिएगा। हमने छात्राओं की तस्वीरों को ब्लर कर दिया है ताकि आप देख न सके, उनकी आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए। टीचर वहाँ पर मौजूद हैं, वो बार बार कह रही हैं जो वार्डन है कि आपको पता नहीं इस पूरे मामले के बारे में, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग यहाँ से बाहर निकलिए, खाली कीजिए, बस बाहर निकलिए। छात्राएं कह रही कि हमने कोई गलती नहीं की, हम क्यों बाहर निकले, हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है? अगर यूनिवर्सिटी इसमें लिप्त नहीं है तो फिर हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है? और ये सवाल जेन्युइन है, जायज़ है। इसके बावजूद वार्डन इन लोग को 10 मिनट के अंदर में हॉस्टल खाली करने की चेतावनी दे रही है। हमने अभी आपको ये पूरा वीडियो दिखाया, अब आप समझ जाइए कि वहां पर क्या चल रहा था। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर जो वकील साहब है उनका क्या कहना रही है। उसके अलावा कि किसी और के भी वीडियोस बनाए गए हैं, ये बात सरासर गलत है। हमारे अभी तक नोटिस में कोई भी ऐसा कोई और वीडियो नहीं आया है जिसमें किसी भी और स्टूडेंट का वीडियो बनाया गया हो। लड़की खुद कह रही है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था कंटिन्यूअसली। यस, इवन अगर यदि उसको ब्लैकमेल नहीं किया जाता तो वो खुद की वीडियो को वायरल क्यों होने देती? जिस तरह से ये पूरा एमएमएस कांड सामने आया है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय तार कैसे जुड़ रहे हैं। मोहाली का जो एमएमएस कांड है, इसके तार देश के कई राज्यों और उसके साथ साथ विदेश से भी जुड़ रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, पुलिस की जांच के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल फोन पर मुंबई समेत दूसरे महानगरों से लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के फोन की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में उन्हें भेजा है। साथ ही जिन नंबर से फोन कॉल आ रहे थे उनकी जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पॉर्न एंगल से कर रही है, पॉर्न रैकेट के आधार पर, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पर्यटन का गढ़ कहे जाने वाले शिमला के रहने वाले हैं। यहां पर विदेशी सैलानी बड़े पैमाने पर आते हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं आरोपियों का नेटवर्क देशी नहीं बल्कि विदेश में तो नहीं है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके फोन पर मुंबई से कॉल आई। मुंबई से करीब 17 कॉल इस फोन पर दर्ज की गई है। आरोपियों को कई और महानगरों से भी फोन आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ये मानने लगी है कि ये पॉर्न रैकेट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है
जिसके अंतर्राष्ट्रीय तार भी हैं। पुलिस को शक यह है कि किसी पॉर्न वेबसाइट के लिए अश्लील वीडियोस बनाए जा रहे थे, वीडियोस बेचे जा रहे थे और आरोपियों का इसमें एक लंबा फेहरिस्त भी है। उनकी सब संपत्ति की जांच भी हो रही है ताकि यह पता चल सके कि इससे कितने पैसे की कमाई की जा रही थी। छात्राओं के पास आरोपियों को छोड़ने और उन पर लगे इल्जाम को वापस लेने के लिए विदेश से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। विदेश से, इंटरनेशनल नंबर्स से उनके पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जिनमें छात्राओं को धमकी दी जा रही है कि अगर आपने अपना मुंह खोला तो ठीक नहीं होगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि कनाडा के एक नंबर से धमकी भरा फोन जो आया, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सुनिए इसको और देखिए कि धमकी में क्या कहा जा रहा है। मेरी कहाँ की वीडियो बनी वे? कौन है भाई तू? कौन है भाई? बता के तो जा, अब इतनी भी दम नहीं है क्या? काय का प्लान? तो आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन करके इन छात्राओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ये फोन कॉल्स ट्रेस इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए किए जा रहे हैं। ये रोमिंग जंपिंग नंबर्स होते हैं जिनको हंटिंग नंबर्स कहा जाता है। इनके जरिए आप पता नहीं लगा पाते कि कॉलर किस देश में बैठा हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता चल पाया अभी तक कि कनाडा से और अन्य जगहों से इस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं जो छात्राओं को सीधे धमकी दे रहे हैं। कौन है ये लोग जो कि विदेश में बैठे हैं, जिनको चंडीगढ़ में छात्राओं के अश्लील वीडियो में इतनी दिलचस्पी है कि वो छात्राओं को फोन कर कर धमका रहे हैं। हॉस्टल छोड़कर जा रही लड़कियों का कहना है कि वो भविष्य में इस यूनिवर्सिटी में कभी वापस नहीं आना चाहती। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में भी यूनिवर्सिटी से बच्चों का निकलना जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से बिल्कुल लगातार जो हैं बच्चे आ रहे हैं और सब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। काफ़ी सारों बच्चों के पेरेंट्स जो हैं उनके वो लेने आ रहे हैं। माहौल कुछ गंदा हो गया ना, इसलिए हम ले जा रहे हैं बच्चों को पढ़ने में। सेफ नहीं है, बस नाम ही बड़ा है, दर्शन छोटे हैं। बिल्कुल यहाँ दाखिला लेके कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टार्टिंग में ठीक लगा था, अब जब इतना सब कुछ हुआ है तो अब तो मतलब घर जाके शायद वापस भी ना आए, कॉलेज चेंज करें। घर वाले बुला रहे हैं हमको एक्चुअली, क्योंकि सेफ्टी नहीं है ना। लड़कियां बहुत डरी हुई हैं, अंदर घर जाना ही सेफ है। लड़कियां डरी हुई हैं, घर जाना ही सेफ है, परिजन परेशान हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो सुचिता और सच्चाई की दुहाई देती है, आंख मूंद कर चुपचाप सो रही है। एक भी बार किसी भी व्यक्ति ने कॉलेज की छात्राओं से बातचीत नहीं की, किसी ने उनका ढाढ़स बुलाने की कोशिश नहीं की है, हिम्मत बताने की कोशिश नहीं की है। ये कैसी सरकार है जो कि आंख मूंदकर अपनी बच्चों की इज्जत को तार-तार होते देख रही है और फिर भी चुप्पी साधे बैठी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे वाक्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताने के साथ ही कहा है कि आरोपियों को हर कीमत पर पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। Some action. It's a very unfortunate incident. I think local government has taken some action. It's a very unfortunate incident. जब चंडीगढ़ में बच्चियों के वीडियोस वायरल हो रहे थे, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री विदेशी धरती में बैठे थे। उनकी ऐसी खबरें आ रही थी कि वो दारू पी के हवाई जहाज के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। जब हमारे पंजाब की बच्चियों के साथ ये हो रहा था तो मुख्यमंत्री विदेशी धरती पे अपना अलग ही कांड कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले का बहुत बड़ा एंगल निकल कर आ रहा है कि क्यों भगवंत मान की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। रवि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बस 2 लाइनों में बता दीजिए, भगवंत मान की सरकार को आखिरकार सांप क्यों सूंघ गया है, क्यों चुपचाप बैठी है, किसको बचा रहे हैं? सर, ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य है। 400 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी, सफाई कर्मचारियों की संख्या यहाँ 20,000 में है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में और बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे। 4 शिफ्टों में यहाँ पे बच्चे हैं, 20 कंट्रियों के बच्चे यहाँ हैं। और जिस तरह से आज सुबह से रूमर था, SIT की SP ने हमें कहा कि आज 4 बजे के करीब जो DIG भुल्लर हैं
वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन चोरी छिपे अपना ही वीडियो मीडिया के अंदर अपना महिमा मंडन करके जारी कर दिया। यानी कि मीडिया के सवालों से पंजाब पुलिस बच रही है। तो एक बड़े साम्राज्य को बचाने की ये पहल है, और जब इतना बड़ा साम्राज्य पे कहीं ना कहीं आंच गिरती है, गाज गिरती है, तो उसके लिए सरकार उठ खड़ी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उसका फेवर लेना होता है। और आज नए खुलासे, नए वीडियो बच्चियों के आए हैं। लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि आप हॉस्टल खाली करें, किसी के सामने बयान ना दें। और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं भारत 24 के दर्शकों को कि शिकायतकर्ता उस वार्डन को बनाया गया है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी अजीब और शर्म की बात है। जिन बच्चियों के वीडियो वायरल हुए उनकी शिकायत होनी चाहिए थी, उनको छिपा के रखा गया, उनके पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया जा रहा और उनको शिकायत भी नहीं करने दी गई। यानी कि अपने ही शिकायत करता, यानी कि हॉस्टाइल होने की नौबत आए तो ताकि वो हॉस्टाइल भी खुद ही हो सकते हैं। तो इस मामले को सिरे चढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जो अड़ंगा डाला जा रहा है, रोड़ा डाला जा रहा है, उसमें यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो सरकार का उन पे आशीर्वाद है, वो एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से यूनिवर्सिटी के ऊपर आशीर्वाद आम आदमी पार्टी सरकार का है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी का सरकारी बयान तक ना आना, किसी मंत्री का वहां विजिट ना करना, उन बच्चों के प्रति सिंपैथी ना दिखाना, बल्कि आनन फानन में यूनिवर्सिटी को खाली करवाए जाने की दुहाई दी जा रही है, ये एक चौंकाने वाली बात है। और बड़े बड़े दावे जो है वो किए जा रहे थे पुलिस की तरफ से। रवि, आपने एकदम सही बात की, आपने कील ठोक कर ये बात सामने रख दी कि आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है यूनिवर्सिटी को। और यही सवाल हम सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार का दावा है कि सुचिता के रास्ते पर चलती है, ईमानदारी के रास्ते पर चलती है। क्या ईमानदारी का रास्ता बच्चियों की इज्जत को तार तार कर कर निकलता है? और अगर ऐसा रास्ता है तो शायद ऐसे रास्ते को तो कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं इख्तियार करेगा। और सवाल उठने लगे हैं भगवंत मान सरकार पर भी, अरविंद केजरीवाल पर भी, कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल सूचिका की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली के, क्या उनकी पार्टी इसी तरीके से पंजाब में सरकार चलाएगी? भगवंत मान की सरकार कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेगी? क्या बच्चियों की इज्जत को तार तार करना ही राजनीति की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना कहा जाता है? जवाब दे भगवंत मान की सरकार। पूरा देश इंतजार कर रहा है अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण कैसे जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि लोग अपने आराध्य देव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकें। अयोध्या में इस वक्त श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरा जो शिला और बाकी शिलान्यास और के साथ बाकी जो पूरा कार्यक्रम है, ये 2023 में खत्म हो जाएगा और 2024 तक तो पूरी तरीके से मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के लिए निर्माण की पूजा की थी, भूमि पूजन किया था और इसी के साथ शिलान्यास किया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक रामलला के गर्भगृह का पूरा स्थापना हो जाएगी, वहां पर रामलला विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर को बेहद भव्य बनाया जा रहा है। राम मंदिर के प्रथम तल पर यानी कि गर्भगृह का काम दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच पूरा हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं और रामलला को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। मंदिर के प्रथम तल पर कुल 14 दरवाजे होंगे जो मकराना मार्बल से बने हैं। ये सारे चौखट मकराना मार्बल के हैं। मंदिर के फर्श को 21 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है जमीन से। पश्चिम से लेकर गर्भगृह तक फर्श को ऊपर उठाने का काम शुरू किया जा चुका है और अब इसके अंजाम की तैयारी है। आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर को बेहद ही खास डिजाइन से कैसे तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, मंदिर की चौड़ाई 255 फीट होगी और मंदिर की लंबाई 350 फीट है। मंदिर में कुल 4 लाख घन फुट का पत्थर लगाया जा रहा है और मंदिर को बनाने में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यह दरअसल पत्थरों के इंटरलॉकिंग के आधार पर बनाया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह को बेहद भव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए शिल्पशाला में यह पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह की भव्यता के बारे में बात करें तो ये 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और मकराना संगमरमर के इस्तेमाल से बना हुआ गर्भगृह है। ताजमहल को भी इन्हीं पत्थरों से नक्काशी के साथ बनाया गया था। मंदिर का गर्भगृह कमल की आकृति का है जो कि 8 कोण वाला होगा। गर्भगृह की दीवारें 6 फीट मोटी होंगी, यानी कि इसके किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचने की संभावना कभी नहीं होगी। और गर्भगृह के दीवारों के बाहरी हिस्से में गुलाबी पत्थर लगाए जा रहे हैं जो इसकी छटा को अलग से प्रस्तुत करेंगे।
अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर को बनाने में कितनी लागत लग रही है और कितने बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य में एक बड़ी रकम लग रही है, क्योंकि मंदिर न सिर्फ भव्य बनना है बल्कि इसके साथ साथ इसके पूरे प्रांगण को पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर कायम करना है। राम मंदिर के निर्माण में अभी तक अनुमान के आधार पर 1800 करोड़ रुपए लगेंगे, जो कि राम मंदिर चंदा समिति एकत्रित कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 1800 करोड़ रुपए जो अभी तक चंदा के द्वारा जमा किया गया है, वो कोरोना काल में चंदा के द्वारा जमा की गई राशि से भी कहीं ज्यादा है। केंद्र सरकार ने देश में कोविड वैक्सीनेशन के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा की रकम राम मंदिर के निर्माण के लिए अभी तक तो चंदे में ही मिल चुकी है। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अभी तक जो अनुदान की रकम राम मंदिर ट्रस्ट को मिली है वो 5500 करोड़ है। यानी कि सरकार ने जितने पैसे वैक्सीन को पूरे तरीके से लोगों को लगवाने में खर्च किए, उससे कहीं ज्यादा पैसे राम मंदिर के निर्माण में लग रहे हैं। ये लोगों की भक्ति है, उनकी आस्था है, जिसकी वजह से राम मंदिर के लिए पैसों की कमी तो नहीं है। राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, उसमें पत्थरों की जो नक्काशी हो रही है, उसमें जबरदस्त तरीके से कलाकृतियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने आप में ये मंदिर भव्य होगा, जिसकी भव्यता पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जा सकेगी। मंदिर के पत्थरों पर नक्काशियों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे वो पिलर हो, गुंबद हो, जालियां हो, कनपट हो, ठेड़ी या पाठ हो, तरह तरह से इन्हें अलग अलग अंदाज में बनाया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगातार लोग काम कर रहे हैं। यहां तक कि मजदूर 2 शिफ्ट में काम करते हैं, खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। 18 से 20 घंटे तक रोजाना इस पर काम चल रहा है, ताकि समय सीमा का पालन किया जा सके और मंदिर को जल्द से तैयार कर आम जनता के लिए खोल दिया जा सके। अगर हम बात करें कि आखिरकार किस तरीके से हमारे देश में आज भक्ति के आधार पर एक टेम्पल इकोनॉमी भी चल रही है, तो ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में टेम्पल इकोनॉमी यानी कि जो पूरे मंदिरों के साथ जुड़ी हुई जो एक अर्थव्यवस्था है, उसका आकार कितना है? 3 लाख करोड़। जी हाँ, पूरे देश भर में हमारे जो मंदिर हैं, अगर उन सभी मंदिरों का बजट एक साथ ले लीजिए तो हमारे देश में टेम्पल इकोनॉमी, मंदिर से जुड़ी अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ की है। हमारे देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा बड़ी है मंदिरों की यह अर्थव्यवस्था। देश के 6 मंदिर हैं जिनका चढ़ावा हमारे भारत के पूरे मिड डे मील स्कीम में जितने पैसे खर्च होते हैं उससे दुगना है। अब जरा सोचिए कितने वृहत तरीके से लोग हमारे देश में दान और पुण्य पर यकीन रखते हैं। देश के उन मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं जहां लाखों हजारों करोड़ के चंदे आते हैं। आइए जरा देखते हैं, आपको बताते हैं। भारत के जो मंदिर हैं उनमें सबसे ज्यादा चंदा अगर आता है तो पद्मनाभ मंदिर में आता है। 1 2 नहीं, 15,000 करोड़ का चढ़ावा पद्मनाभ मंदिर में, 15,000 करोड़ का चढ़ावा। तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, 13,000 करोड़ का चढ़ावा तिरुपति मंदिर में आता है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में 500 करोड़ का चढ़ावा आता है। शिरडी साईं बाबा का मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, 400 करोड़ रुपए सालाना यहां पर चढ़ाव का आता है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है, 125 करोड़ का सालाना यहां पर चढ़ाव आता है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक ये तमाम आंकड़े जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, उसके आधार पर हमारे देश में जो तमाम मंदिर हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर स्पॉन्सर कर रहे हैं। आम बजट में 2022-23 के बजट में स्कूल में चलाए जाने वाले मिड डे मील कार्यक्रम पर केंद्र सरकार ने जो रकम खर्च की है वो है 10,234 करोड़ रुपए। इसका करीब 2.5 गुना यानी कि 24,000 करोड़ रुपए देश के सिर्फ 6 मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर साल भर में पहुंच जाता है। देखिए आप, हमारे देश की जो मंदिरों की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और व्यापक है, कितने लोग हैं जिनकी जीविका मंदिर के इस अर्थव्यवस्था से जुड़ी पड़ी हुई है। हाल ही में देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, उन्होंने 5G सर्विस लॉन्च की है।
उस वक्त वो तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। आप जानकर अचरज में होंगे, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का दान दिया था। और ऐसे कई उद्योगपति हैं, कई दानवीर हैं हमारे देश में, जो मंदिरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी रकम दान करते हैं, ताकि मंदिरों के जरिए आम जनता तक उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों की स्पॉन्सरशिप के लिए दान की रकम मिलती रहे। भारत में अगर हम सिर्फ पूरे भारत में दान की बात करें तो सभी भारतीय संस्थानों को, जो धार्मिक संस्थान हैं, उनके चंदे, उनके दान, सबको अगर एक साथ जोड़ लें तो क्या तस्वीर निकल कर आती है। दिल्ली के पास अशोक विश्वविद्यालय है, जो कि बहुत ही मशहूर और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। इसने भारत के 2020 से लेकर 2021 के बीच में जो मंदिरों पर चढ़ावा आया है, उसका एक आकलन किया है। 23,700 करोड़ रुपए पूरे देश भर में मंदिरों में सिर्फ चढ़ावे के तौर पर मिला है, नगद कैश। इसका अकेला 70% धार्मिक संस्थानों को मिला है। 2021-22 में 23,700 करोड़ रुपए दान दिया गया। इस दान का 70% धार्मिक संस्थानों तक पहुंचा है। अगर हम दान देने की प्रवृत्ति देखें तो लोग दान कैसे देते हैं, जरा इसको भी समझिए। इस पूरी रकम का 12% लोग भिखारियों को दान के तौर पर देते हैं, 9% अपने सगे संबंधी कारोबारियों को, करीबियों को देते हैं, और 5% दान या अनुदान गैर धार्मिक संस्थानों को दिया जाता है। इस सर्वे में तकरीबन 81,000 घरों को शामिल किया गया था। ये तो बहुत छोटा सैंपल साइज है, लेकिन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया पूरा देश की जो अर्थव्यवस्था है, 3 लाख करोड़ की बात की हमने आपके सामने। तो ये तमाम बातें आज ये प्रदर्शित करती हैं कि हिंदुस्तान में दान देना अपने आप में एक अच्छा प्रचलन है। समाज के उत्थान के लिए भारतीय आगे बढ़ते हैं। गरीब तबकों को आगे बढ़ाने के लिए खुद अपनी निजी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और उसे दान के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दान देने की जो हमारी पूरी प्रवृत्ति है, वो धर्म से जुड़ी हुई है, और धार्मिक संस्थानों के जरिए लोग दान देना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। इससे देखिए 2 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि धर्म और आस्था के आधार पर लोगों को यह विश्वास है कि धार्मिक संस्थान अच्छा काम करते हैं, गरीबों तक समाधान पहुंचाते हैं। अब आपको बताते हैं कि लोग दान देते हैं तो किस तरीके से देते हैं। हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए कि 100 घर हैं, तो जैसा कि सर्वे आया उसके आधार पर देखिए 81,000 घरों का इन्होंने सर्वे किया। इस सर्वे के आधार पर 87% ऐसे लोग हैं जो कि दान करते हैं। इनमें 56% ऐसे लोग हैं जो कैश में दान देना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको लगता है कि सीधे रकम पहुंच जाए। 7% ऐसे लोग हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए दान देना पसंद करते हैं। देखिए दान देने के तरीके भी अलग अलग हैं। और 37% ऐसे लोग हैं जो कि ऐप या कैश दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिपोर्ट से ये बात निकल कर आती है कि दान देने की प्रवृत्ति भी कैसी है और तरीके भी कैसे कैसे हैं। आमतौर पर लोग कैश में दान देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि संस्थानों तक ये दान आसानी से पहुंच जाता है और लोगों को लगता है कि अगर आप कैश में पैसे दे रहे हैं तो वो तुरंत उसका इस्तेमाल होगा। ऐप में दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ किस संस्थान के जरिए कैसे इस्तेमाल होगा, सही लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जो गरीब लोग हैं, जो सड़क पर मिल जाते हैं, उनको आप ऐप के जरिए पैसा तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप नगदी यानी कि रुपए के आधार पर करेंगे, और ये अच्छी प्रवृत्ति है, होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि दान देने के पीछे की वजह क्या क्या है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जांच की गई है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको लगता है कि नहीं जी, हमको दान नहीं देना चाहिए। भारत का जो दान पात्र है हम आपको देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि दान में क्या दिक्कतें आती हैं। ऐसे 37% लोग हैं जिनके आय के स्रोत नहीं हैं, इसलिए जाहिर सी बात है वो दान देना मुनासिब नहीं समझ पाते। और 31% ऐसे लोग हैं जो दान नहीं पा पाते किन्हीं वजहों से। मतलब कि भारत में ज़्यादातर दान जो है वो धार्मिक संगठनों के द्वारा दिया जाता है, और ये अपने आप में बताता है कि आज हमारे देश में ये जो धार्मिक संस्थानों के जरिए दान देने की प्रवृत्ति है, ये कितनी प्रबल और कारगर है। और आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, जो कि आपकी बहुत सहूलियत के लिए है। हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में अगर आपके पास पैसे हैं, उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए या फिर उस पैसे को अगर आप रख कर उससे आमदनी अर्जित करना चाहते हैं तो बहुत सीमित साधन है। तमाम देशों में यही होता है। या तो आपके पास स्टॉक मार्केट में निवेश करने का एक जरिया होता है, लेकिन वो रिस्क भरा होता है, जिसमें या तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं या स्टॉक मार्केट में सीधे पैसे निवेश कर सकते हैं।
लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपका मूलधन बचा रहे और आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट के जरिए आपका घर चलता रहे, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है, तो आप एफडी करते हैं। तो जनाब, उन सभी लोगों के लिए जो एफडी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बहुत जल्द बैंक हमारे देश में फिक्स्ड डिपॉजिट करने वाले लोगों के लिए बड़ी सहूलियत ला रहे हैं, क्योंकि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट रेट बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। और ये खुशखबरी हम आपको इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि बैंक आमतौर पर पैसा जब अपने पास लेकर आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आते हैं। बैंक जब आपसे फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा लेता है तो उस पैसे को बैंक अपने पास रख तो सकता नहीं। जाहिर सी बात है, बैंक उसे उधार के तौर पर उन लोगों को देना पसंद करता है जो कि व्यवसाय के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है इसमें कि आखिरकार आपको एफडी का रेट ज्यादा क्यों मिलेगा, तो जनाब इसके पीछे जो जवाब है वो बड़ा सीधा सा है। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में गति आ रही है कोरोना के बाद से, लोग अपने कारोबार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए बैंकों के पास पहुंच रहे हैं कि भाई साहब हमें लोन दीजिए ताकि हम अपने कारोबार को बड़ा कर सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। ऐसे में बैंक के पास लोन देने के लिए जो राशि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि लोन का डिमांड बढ़ रहा है और बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है। अब बैंक पैसा लाए तो कहां से लाए? बैंक वहीं से पैसे ला सकता है जब निवेशक बैंक में पैसे रखे। तो इसलिए फिक्स डिपॉजिट का रेट बैंक अब धीरे धीरे बढ़ाने जा रहे हैं। आमतौर पर आज अगर आप एफडी करते हैं तो अगर आप 5 साल के लिए एफडी करेंगे तो आपको बेस्ट केस सिनेरियो, सबसे अच्छा केस सिनेरियो 5.75% का आपको एफडी रेट मिलता है, यानी कि करीबन 5.25% आप ब्याज कमा सकते हैं। और उसमें जो आपका टैक्स स्लैब है उसके आधार पर आपका टैक्स कट जाता है, यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो में अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपया बैंक में आज फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 5,750 रुपये उसका ब्याज मिलेगा। टैक्स काट दीजिए तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आप अगर कमाई कर पाएंगे तो करीब 4,000 साढ़े 4,000 रुपये कमा पाएंगे। 1 लाख रुपए जमा करने पर 4,000 रुपये साल भर में ब्याज। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के फुरन के बराबर है। अब सरकार के साथ साथ बैंक एफडी रेट बढ़ाकर 8.75% करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको 8,750 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर समझिए कि आपको कितना बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में लोन लेने के लिए अब लोगों की एक लंबी फहरिस्त है और लोन की दरें बढ़ती चली जा रही हैं। यही वजह है कि बैंक अब आपको बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, एफडी पर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। खास करके अगर आप 60 साल के ऊपर हैं और आपने अपने पीएफ से और बाकी जगहों से पैसे निकाल कर रखे हैं, अभी आपको क्या रेट मिल रहा होगा? 5 साल के लिए अगर आपने अपने पैसे को फिक्स किया तो 5.75%, लेकिन अब आपको 8.75% यानी कि 3% ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ये आपके लिए अच्छी बात होगी। जैसे ही बैंक्स अपने रेट रिवाइज करें, आप अपना पैसा निकालिए और दोबारा से फिक्स कर दीजिए, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आपका घर बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो आइए इन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आखिरकार लोन डिपॉजिट जो है उसे लेकर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लोन के आधार पर बैंकों का क्या स्टेटस है? यूनियन बैंक अभी तक जो लोन के परसेंटेज के नाम पर दे रहा था वो 64% था, जो कि अब बढ़कर लोन जो देवाई है वो 71% लोन देने लगा है। कैनरा बैंक ऐसे ही 64% था, जो कि 72% लोन देने लगा है। एसबीआई 67% लोन दिया करता था, जो अनुपात बढ़कर 72% हो गया है। आईसीआईसीआई तकरीबन 80% लोन दिया कर रहा था अपने पैसे का, जो कि अब 90% हो गया है। और एक्सिस बैंक ने भी इसको अब काफ़ी बढ़ा दिया है। स्क्रीन पर आपकी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ मौजूदा जो आपकी दर है वो बता दें आपको, 2018 तक आपको काफ़ी अच्छी ब्याज दर मिला करता था। उस वक्त तक 7.25% से 8.5% तक एफडी का रेट मिला करता था। ये ब्याज दर आज अधिकतम 6% या उससे नीचे रह चुका है। ऐसे में जो ब्याज दर है वो अभी आपके सामने है और इसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि अब आपकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर होने वाली है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में एफडी जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफ़ी अच्छा फायदा आपको करती हुई दिखाई देगी।
और आइए इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि आज पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में एफडी की जो रेट है वो सबसे बेहतर है। आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाते हैं। जो तमाम विकसित देश हैं उनके आधार पर कंपैरेटिव एनालिसिस का ग्राफिक आपके सामने है। आप देखिए कि बाकी देशों के मुकाबले आज हम कितना ज़्यादा, अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1.75% इंटरेस्ट आपको एफडी पर मिलता है। अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो आपको इंटरेस्ट दरअसल बैंक में पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। अगर आप डेनमार्क की बात करें तो यहाँ पर भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, आपको बैंक में रखने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। जापान में भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, आपको बैंक में पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। स्वीडन में आपको 0.25 यानी कि ब्याज न मिलने के बराबर ही है, और स्पेन में आपको ब्याज मिलता ही नहीं। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अब आपको बताते हैं कि जो एफडी रेट है वो क्यों इस तरह से बढ़ती जा रही है। और ये एफडी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि आमतौर पर ये आपके गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न है। इसके साथ साथ आपको कई जगहों पर इस पर इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और मुफ्त का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफडी में आपका पैसा सिक्योर रहता है, वो कहीं जाता नहीं है जब तक कि बैंक कोलैप्स नहीं कर जाते, और एफडी पर आपको टैक्स की रिबेट कई जगहों पर मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके सामने है और हमने आपको बताया कि अभी तक अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो आप अपने पैसे बचाइए और एफडी में लगाइए।